हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़, जिसमें हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे 22 दिसंबर 2025 के 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। और फ्रेंड्स, अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स के सेक्शन में इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि हमारी क्लास की खासियत ये है कि हम ना सिर्फ करंट अफेयर्स पे फोकस करते हैं बल्कि हम रिवीजन पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। हमारी इन क्लासेस में हम आपको ये सिखाते हैं कि किस तरह से आपको करंट अफेयर्स को रिलेट और कनेक्ट करके याद रखना है, साथ ही उनको रिवाइज करते रहना है। ठीक है, तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो कम से कम 10 दिन आप हमारी इस क्लास को करके देखिए। इसका जो रिजल्ट है वो आप अपने अपकमिंग एग्जाम्स और मॉक टेस्ट में ज़रूर देखेंगे। करंट अफेयर्स के सेक्शन में जो आपका स्कोर है वो डेफिनेटली इससे बढ़ता जाएगा। इस पर जो आपकी पकड़ है वो मजबूत होती जाएगी। ठीक है, तो किसी भी पेपर को, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर आपको क्रैक करना है तो करंट अफेयर्स पढ़ना मैंडेटरी है, क्योंकि करंट अफेयर्स अब एक अच्छा खासा वेटेज रखता है हर पेपर में। तो इसलिए आप करंट अफेयर्स पे फोकस करिए और हमारी इस सीरीज़ को एक बार ज़रूर कंसिडर करिएगा अपनी प्रिपरेशन में। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। हमारी जो नवंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है 2025 के लिए, वो वेबसाइट पर लॉन्च की जा चुकी है। इसके अलावा अगर आपको पिछले 11 महीने की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए, जिसमें जनवरी से लेकर नवंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। यहाँ पर एक छोटा सा सैम्पल भी है हमारी नवंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने किस तरह वेल एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको हर क्वेश्चन की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके और आप लॉन्ग टर्म तक इन क्वेश्चंस को याद में रख सकें। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए आज की अपनी क्लास पर हम आते हैं और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे क्विक रिवीजन के साथ, यानी कि एक दिन पहले हमने जो पढ़ा होता है उसको हम यहाँ पर दोबारा से सरसरी निगाह से रिवाइज करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको सैटरडे के मिलेंगे यहाँ पर, क्योंकि संडे वाले दिन जो है वो हमारी रिवीजन क्लास होती है और इस दिन हम पूरे हफ्ते के जो करंट अफेयर्स होते हैं टॉप 72 क्वेश्चंस के माध्यम से उनको हम डिस्कस करते हैं। तो कल हमारी रिवीजन वाली क्लास हुई थी, ये वाले जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं सैटरडे वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो सैटरडे को हमने पहला क्वेश्चन किया था, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 और 26 किसने जीती है? तो इसको झारखंड टीम ने जीती है। उपविजेता टीम इसमें हरियाणा थी, यानी कि झारखंड ने हरियाणा को फाइनल्स में हराया था और ये इसका 18वां नंबर का संस्करण था। क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया था, दिसंबर 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन का दूसरा पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? ये इवेंट हुआ था भारत के नई दिल्ली में। थीम रखी थी हमने इस इवेंट के लिए संतुलन बहाल करना, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यास, यानी कि रेस्टोरिंग बैलेंस, द साइंस एंड द प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया था, दिसंबर 2025 में ओमान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान फर्स्ट क्लास से किसे सम्मानित किया? ये अवार्ड दिया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया था, दिसंबर 2025 में हरियाणा राज्य सरकार ने किस शहर को राज्य का 23वां जिला घोषित करने की मंजूरी दी है? तो ये है हांसी। अगला था, संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 का दूसरा संस्करण भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है? तो डेजर्ट साइक्लोन नाम की एक्सरसाइज इंडिया करता है संयुक्त अरब अमीरात के साथ। यहाँ पर भारतीय दल को रिप्रेजेंट किया था मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के 45 कर्मियों ने। क्वेश्चन नंबर 6 था, किस राज्य सरकार ने अपनी जनता की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने के लिए लक्ष्य के साथ 7 निश्चय 3.0 योजना की मंजूरी दी है? तो ये योजना लॉन्च करी है बिहार सरकार ने। नेक्स्ट था, संस्कृति मंत्रालय के ज्ञान भारतम मिशन के तहत भारत का पहला योग और आयुर्वेद आधारित क्लस्टर सेंटर किसे घोषित किया गया? तो ये था हरिद्वार का पतंजलि योगपीठ। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजय दिवस 2025 पर राष्ट्रपति भवन में जिस गैलरी का उद्घाटन किया उसका नाम क्या रखा गया है? उसका नाम है परमवीर दीर्घा। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिसंबर 2025 में भारतीय नौसेना ने दूसरी MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन INS 335 ओस्प्रे को कहां पर कमीशन किया? तो गोवा में। नेक्स्ट है, दिसंबर 2025 में राम वनजी सुतार का निधन हो गया और वो किस प्रतिष्ठित स्मारक के निर्माता के रूप में सबसे अधिक जाने जाते थे? तो इन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी को डिजाइन किया था। नेक्स्ट है, ब्लूमबर्ग वेल्थ रैंकिंग 2025 के अनुसार दुनिया के सबसे धनी परिवार कौन सा है? तो ये है अमेरिका का वॉल्टन परिवार। इनकी कुल संपत्ति कितनी है? $513.4 बिलियन।
क्वेश्चन नंबर 12 हमने किया था, दिसंबर 2025 में एक साथ 3 आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य शिक्षा बोर्ड कौन सा बन गया? तो ये है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टॉप 12 क्वेश्चन सैटरडे के। अगर आप इनको और ज़्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप हमारा सैटरडे वाला लेक्चर ज़रूर रेफर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आज की अपनी क्लास पर आते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंट अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है ये। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय के नए प्रमुख कौन बन गए हैं? यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसके नए हेड हाल ही में अपॉइंट हो गए हैं और इनका नाम है बरहम सली। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनका पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इराक के पूर्व राष्ट्रपति बरहम सोलेह को सर्वसम्मति से यूएनएचसीआर का नया उच्चायुक्त चुन लिया है। उनका 5 वर्षीय जो कार्यकाल है वो 1 जनवरी 2026 से शुरू हो जाएगा और वो किसका स्थान ले रहे हैं? फिलिपो ग्रांडी का। ठीक है, यूएनएचसीआर की बात करेंगे तो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। इसकी स्थापना हुई थी 14 दिसंबर 1950 को। इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जनेवा शहर में। 1954 और 1981 में नोबेल शांति पुरस्कार से ये बॉडी सम्मानित हुई थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसके नए हेड हाल ही में अपॉइंट हो गए हैं बरहम सली, जिनका जो कार्यकाल है वो 1 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो जाएगा। अगले 5 सालों तक ये इस पोजीशन पर रहने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने देखा कि जो यूएनएचसीआर का हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के जनेवा शहर में है। तो मैं आपको बता दूं कि जो यूनाइटेड नेशंस है इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में होता है, लेकिन जो इसके अंडर बॉडीज़ वर्क करती हैं उनका सबका हेडक्वार्टर ज़रूरी नहीं है कि न्यूयॉर्क में ही इस्टेब्लिश्ड हो। ठीक है, जैसे हमने देखा कि जो यूनाइटेड नेशंस की फूड एजेंसी होती है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो इटली के रोम शहर में लोकेटेड है। ठीक है, इसी तरह से जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज का जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में है। तो ज़रूरी नहीं कि इनकी जो बॉडीज़ हैं उनका सबका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में ही हो, ये बात आपको बतानी थी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमने अपॉइंटमेंट की बात करी, तो चलिए हम कुछ 2025 के इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले इंटरपोल के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? इनका नाम है लुकास फिलिप। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन के पहली महिला महासचिव बन गई हैं शेखा अल-नुवैस। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष बने हैं डॉक्टर राजीव रंजन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक अपॉइंट हुए हैं उर्जित पटेल। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं क्रिस्टी कॉवेंट्री। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए सीईओ अपॉइंट हुए हैं संजोग गुप्ता। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रथम उप प्रबंध निदेशक बने हैं डैनियल कैट्स। यूनेस्को के नए महानिदेशक अपॉइंट हुए हैं खालिद अल अनानी और ये इजिप्ट देश को बिलोंग करते हैं। इसी के साथ ये पहले इजिप्ट के पर्सन हैं जो इस पोजीशन पर बैठ रहे हैं। नेक्स्ट आईयूसीएन प्रजाति अस्तित्व आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष बने हैं विवेक मेनन। वर्ल्ड बॉक्सिंग के नए अध्यक्ष हैं गेनाडी गोलोवकिन। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान के नए अध्यक्ष बने हैं ज्ञानेश कुमार। ठीक है, ये आपकी 2025 की मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्ष 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? अगले साल जो 2026 में ब्रिक्स की समिट होगी उसके लिए होस्ट कंट्री कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, भारत। ठीक है, तो दिसंबर 2025 में आयोजित चौथे शेरपा सम्मेलन के दौरान ब्राज़ील ने औपचारिक रूप से ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत को सौंप दी है। यानी कि 2025 में ब्रिक्स को कौन होस्ट कर रहा था अभी तक? तो ब्राज़ील देश। ठीक है, और 2026 में इसको कौन होस्ट करेगा? इंडिया। तो भारत 2026 में ब्रिक्स का नेतृत्व करने वाला है। ब्राज़ील के शेरपा राजदूत मैरिसियो लिरियो ने भारत के शेरपा राजदूत सुधाकर दलीला को प्रतीकात्मक ब्रिक्स उपहार सौंपा है। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। भारत अगले साल ब्रिक्स समिट को होस्ट करने वाला है। इसी के साथ ये 18वां नंबर का ब्रिक्स समिट होगा 2026 में, जिसको भारत होस्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पर हमने ब्राज़ील की बात करी और ब्राज़ील ने कौन सा एक इम्पॉर्टेंट इवेंट इस साल होस्ट किया था? तो COP30 को। COP30 हुआ था ब्राज़ील के बेलेम शहर में। ठीक है, इसी तरह से याद रखिएगा कि जो COP31 है उसके लिए अभी तक बिड चल रही थी ऑस्ट्रेलिया एंड टर्की के बीच में, लेकिन अब ये डिसाइड हो गया है कि टर्की COP31 को अगले साल 2026 में होस्ट करेगा। ठीक है, इसी तरह से COP32 की हम बात करेंगे तो COP32 को एथियोपिया देश होस्ट करेगा उसके अगले साल 2027 में। तो 2027 तक के जो COP रिलेटेड होस्ट हैं वो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हो चुके हैं। एथियोपिया के बारे में एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और हम क्या जानते हैं, इन्होंने अपना इस साल का हाईएस्ट ऑनर दिया है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। ठीक है, तो इस तरह से आपको करंट अफेयर्स को रिलेट करके ध्यान में रखना होता है। ब्रिक्स की यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ब्रिक्स क्या है? देखिए, ओरिजिनली तो ये ब्रिक के नाम पर फॉर्म हुआ था, यानी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना ने इसको फॉर्म किया था, लेकिन साउथ अफ्रीका ने इसको 2010 में ज्वाइन कर लिया, जिसके बाद ये ब्रिक्स बन गया। और प्रेजेंट में हम बात करेंगे तो प्रेजेंट में इसमें 10 मेंबर कंट्रीज़ हैं। ठीक है,
तो ब्रिक्स दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। वर्तमान में ब्रिक्स में कुल 10 सदस्य देश हैं। कौन कौन से? रूस, ब्राजील, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका के अलावा नए देश इसमें कौन से शामिल हुए हैं? ईरान, मिस्र, एथियोपिया, यूएई और इंडोनेशिया, जिसमें से इंडोनेशिया सबसे लेटेस्ट कंट्री है इसको ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, 2025 में इंडोनेशिया ने इसको ऑफिशियली ज्वाइन किया है। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? चीन के शंघाई शहर में। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 के लिए होस्ट देश था ब्राजील का रियो डी जेनेरियो, यहाँ पर ये सारे इवेंट हुए थे ब्रिक्स के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। दिसंबर 2025 में किस चिड़ियाघर ने दक्षिण अफ्रीका से 8 काले सिर वाले कैपुचिन बंदर आयात किए हैं? कौन सा जू है जिसने कि इंपोर्ट कर लिया है 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन मंकीज को साउथ अफ्रीका से? करेक्ट आंसर हो जाएगा बानरघट्टा जैविक पार्क। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। और ये पार्क कहाँ पर है? कर्नाटका राज्य में। ठीक है, तो बेंगलुरु के पास स्थित है बैनरघट्टा जैविक उद्यान। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका से 8 काले टोपी वाले कैपुचिन बंदरों को आयात किया है, जिनमें 4 नर और 4 मादा शामिल हैं। आयातित जानवर काले सिर वाले कैपुचिन बंदर हैं, जिन्हें वैज्ञानिक रूप से सैपेजुस एपिला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कौन से देश से हम ला रहे हैं ये बात जरूर याद रखिएगा। साउथ अफ्रीका से हम इसको लेके आ रहे हैं। कहाँ पर हम इसको रख रहे हैं? बानरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में। ठीक है, ये कर्नाटका में लोकेटेड है। बानरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क के बारे में एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 2025 का हमने क्या पढ़ा है? इंडिया का ये पहला सोलर पावर्ड जू होने वाला है। ठीक है, यानी जो यहाँ पर जू है इसको सौर ऊर्जा से संचालित किया जाएगा। इसी के साथ ये पहला ऐसा जू होने वाला है पूरे इंडिया का। ठीक है, इसी तरह से हम बहुत सारी चीज़ें हम आउटसाइड इंडिया से लाते रहते हैं। जैसे हम अभी डिसाइड कर रहे थे हमने कुछ दिन पहले कि बोत्सवाना से हम 8 जो है वो टाइगर्स लेकर आएंगे और इनको हम रखेंगे कूनो नेशनल पार्क में। आप देख रहे होंगे कि 2022 में भी हम बहुत सारे टाइगर्स नामीबिया से लेकर आए थे। तो बोत्सवाना देश से हम 8 टाइगर लेकर आएंगे, इनको हम रखेंगे कूनो नेशनल पार्क में। और कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको 2-3 चीज़ें याद होनी चाहिए। सबसे पहले कौन से देश से हम ला रहे हैं, क्या ला रहे हैं, कहाँ पर रख रहे हैं और जहाँ पर रख रहे हैं उसकी लोकेशन क्या है। इन सारे फैक्ट्स को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। राष्ट्रीय गणित दिवस 2025 हमने कब मनाया? नेशनल मैथमेटिक्स डे 2025 हमने सेलिब्रेट किया है 22 दिसंबर को। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो श्रीनिवास रामानुजन की जयंती को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष हम 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं। ये दिन लोगों को गणित के महत्व और क्षेत्र में हुई प्रगति एवं विकास के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, थीम क्या रखी है हमने इस इवेंट के लिए? मैथमेटिक्स, आर्ट एंड क्रिएटिविटी और मैथमेटिक्स फॉर अ बेटर वर्ल्ड, क्रिएटिविटी इन आर्ट एंड एजुकेशन, ये थीम है। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस होता है 14 मार्च को। तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा कि जो नेशनल लेवल पे हम मैथमेटिक्स डे मनाते हैं वो होता है 22 दिसंबर को, लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल पे मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट होता है वो 14 मार्च को होता है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग डेज हैं। करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन 22 दिसंबर। मैथमेटिक्स के फील्ड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइज़ होता है जिसका नाम है एबल प्राइज़, और इसको जो है मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है। तो एबल प्राइज़ के लिए इस साल 2025 में विनर कौन थे, इनका नाम याद रखिएगा। इस साल के विनर हैं मसाकी काशीवारा। ठीक है, और मसाकी काशीवारा कौन से देश को बिलोंग करते हैं? ये जापान देश से हैं। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि एबल प्राइज़ जो है वो किस फील्ड में दिया जाता है? तो मैथमेटिक्स की फील्ड में। इस साल 2025 में इसके विनर हैं मसाकी काशीवारा, जो कि जापान देश के गणितज्ञ हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में है 19 दिसंबर, 18 दिसंबर और 20 दिसंबर। 19 दिसंबर को ऐसा कुछ खास नहीं होता, लेकिन 18 दिसंबर को हम मनाते हैं माइनॉरिटीज़ राइट्स इन इंडिया। ठीक है, कि मतलब इंडिया के अंदर जो माइनॉरिटीज़ हैं हमारी SC ST OBCs वगैरह, उनके क्या अधिकार हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। और 20 दिसंबर को हम मनाते हैं इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे, यानी कि हम इस दिन बात करते हैं कि कितना ज़्यादा यूनिटी वगैरह ज़रूरी है किसी भी सोसाइटी के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। भारत का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? इंडिया का ये पहला डेडिकेटेड फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी है जो कि स्टैब्लिश हो रहा है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थापित हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए 500 करोड़ रुपए की परियोजना की मंजूरी दे दी है। ये जो विश्वविद्यालय है ये 125 एकड़ क्षेत्र में फैला होगा और इसमें वानिकी, वन्यजीव और पर्यावरण विज्ञान पर विशेष शोध किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो वन विश्वविद्यालय है पहला, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित हो रहा है। करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। ये इंडिया की पहली ऐसी डेडिकेटेड फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी है। उत्तर प्रदेश के बारे में एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम क्या जानते हैं? यहाँ पे 76वां नंबर का इनका जिला हाल ही में क्रिएट हो गया है और इसका नाम इन्होंने रखा है कल्याण सिंह नगर। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कल्याण सिंह नगर कौन से राज्य का 76वां नंबर का जिला है? तो उत्तर प्रदेश का। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये कौन से नंबर का उत्तर प्रदेश का जिला है? तो 76वां। ठीक है, तो इस तरह से घुमा फिरा के अब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कल्याण सिंह नगर जो है ये 76वां नंबर का जिला है उत्तर प्रदेश में।
क्वेश्चन नंबर 6 है, दिसंबर 2025 में लोकसभा में पारित वीबी ग्राम जी विधेयक के तहत ग्रामीण परिवारों को 1 वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी दी जाएगी। तो वीबी ग्राम जी बिल जो है ये लोकसभा में ऑलरेडी पास हो चुका है। कितने दिन की एम्प्लॉयमेंट इसमें प्रोवाइड की जा रही है रूरल फैमिलीज को? करेक्ट आंसर हो जाएगा 125 दिनों की। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वीबी ग्राम जी विधेयक का पूरा नाम क्या है? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025। उद्देश्य क्या है इसका? ग्रामीण रोजगार और आजीविका योजनाओं में सुधार करना, और ये प्रभावी रूप से मनरेगा के प्रावधानों का स्थान लेता है। ठीक है, आपसे दूसरा क्वेश्चन इसमें ये पूछा जा सकता है कि जो एमजी नरेगा है यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसका नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल। ठीक है, और इसके तहत जो गारंटीकृत कार्य दिवस हैं वो 100 से बढ़ा दिए गए हैं। पहले 100 दिन की गारंटी दी जाती थी काम करने की, लेकिन अब ये दिन हो गए हैं 125 दिन प्रति परिवार के हिसाब से। ठीक है, तो पहले 100 डेज की गारंटी थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का या स्कीम का या जगह का नाम अगर बदला जाता है तो वो आपको ध्यान में रखना है। जैसे हमने पिछले दिनों देखा था कि जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है उसका नाम अब पलट के रख दिया गया है सेवा तीर्थ। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस का नया नाम क्या है? इसका नाम है सेवा तीर्थ। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। टेनिस प्रीमियर लीग 2025 सीजन 7 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? टेनिस प्रीमियर लीग 2025 का सीजन 7 हाल ही में कंक्लूड हो चुका है और इसके जो विनिंग टीम है वो है जीएस दिल्ली एसेस। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टेनिस प्रीमियर लीग एक शहर आधारित फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट है। जीएस दिल्ली एसेस ने यश मुंबई ईगल्स को हराकर टेनिस प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जीत लिया। ये इवेंट हुआ था कहाँ पर? भारत के अहमदाबाद शहर में। ठीक है, तो आपको विनिंग टीम के साथ साथ जो रनर अप हैं उनका नाम भी याद रखना चाहिए कि इन्होंने फाइनल्स में किसको हराया? यश मुंबई ईगल्स को। ओके, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन जीएस दिल्ली एसेस। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिसंबर 2025 में किस राज्य में चन्ना भोई नाम की स्नेक हेड मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? कौन से स्टेट में चन्ना भोई नाम की स्नेक हेड फिश की एक नई स्पेसीज को डिस्कवर किया गया है? ये डिस्कवर हुआ है मेघालय में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो स्नेक हेड मछली है इसकी नई प्रजाति है चन्ना भोई। इसको मेघालय के री भोई जिले के इवमावलोंग गांव के पास एक पहाड़ी जलधारा में खोजा गया। इसका नाम खासी जनजाति के भोई समुदाय के सम्मान में रख दिया गया है। ये गछुआ समूह की प्रजाति है जो पूर्वी हिमालय क्षेत्र में जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन मेघालय। इसकी नई जो स्पेशीज है वो मेघालय राज्य में हमें मिली है। यहाँ पे मेघालय की बात करेंगे तो पिछले दिनों नवंबर में इन्होंने एक फेमस फेस्टिवल सेलिब्रेट किया है अपना, और इस वजह से एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है शिलोंग चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। ठीक है, एग्जामिनर बहुत चालाक हैं, वो शिलोंग कभी नहीं लिखेंगे आगे, अदरवाइज आप समझ जाएंगे कि ये मेघालय की त्यौहार का नाम है। एग्जाम में सिर्फ आपसे पूछा जाता है कि चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो है ये कौन से राज्य का एक फेमस फेस्टिवल है? तो मेघालय राज्य का। ठीक है, इसी तरह से हाल ही में इंडिया की जिंजर कैपिटल जो है वो डिक्लेयर हो चुकी है, और ये हमारी जिंजर कैपिटल कौन सी है? तो आंसर है मिजोरम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की रिपोर्ट के अनुसार भारत को ग्लोबल डोपिंग उल्लंघन में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की क्या पोजीशन है इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल डोपिंग वायलेशंस? करेक्ट आंसर यहाँ बहुत ही सैडली कहना पड़ रहा है फर्स्ट। ठीक है, तो डोपिंग के जो वायलेशंस हैं उनको करने में हम पहले नंबर पर आते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। तो विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की नवीनतम रिपोर्ट में भारत को लगातार तीसरे वर्ष विश्व में डोपिंग उल्लंघनों के मामले में शीर्ष स्थान पर रखा गया। वाडा की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले वर्ष 7,113 परीक्षण किए थे, जिनमें 260 प्रतिकूल नतीजे आए, जो 3.6% की पॉजिटिव दर है। ठीक है, और ये दर सभी प्रमुख देशों में सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा जो डोपिंग वायलेशंस हैं वो भारत में देखे गए हैं, और इसी के साथ हम फर्स्ट पोजीशन पर आते हैं इस मामले में। ठीक है, तो डोपिंग वायलेशंस ज़्यादातर तो हर कंट्रीज़ में देखे जाते हैं, लेकिन इंडिया में सबसे ज़्यादा हैं। जैसे अगर हम सिर्फ इस साल की बात करेंगे तो जो हमारे फेमस प्लेयर्स हैं, जैसे फर्स्ट नंबर पे हो गए आपके जैनिक सिनर, जो बहुत फेमस हैं, इटली देश को बिलोंग करते हैं। ये जो है डोपिंग के कटघरे में आए थे। दूसरी आपकी फेमस प्लेयर हो गई इगा स्वियातेक, ये जो है पोलैंड देश को खेलती हैं, पोलैंड देश से बिलोंग करती हैं। ये भी जो है डोपिंग के चक्कर में फंसी थी। और थर्ड यहाँ पर इंडिया की तरफ से दलविंदर सिंह थे, जिनको मॉर्फिन लेते हुए पकड़ा गया था। ये इंडिया के प्लेयर हैं और इनको भी फिर बाद में कुछ दिनों के लिए सस्पेंड किया गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो डोपिंग के मामले में फंस जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा केसेस ऐसे इंडिया में देखे गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। जनवरी 2026 से एयरटेल इंडिया के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन बनेंगे?
तो एयरटेल इंडिया के नए एमडी और सीईओ बन रहे हैं शाश्वत शर्मा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। शाश्वत शर्मा को एयरटेल इंडिया का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। ये जो नियुक्ति है ये 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। एयरटेल की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 7 जुलाई 1995 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके संस्थापक हैं सुनील भारती मित्तल। ठीक है, तो नए प्रबंध निदेशक और सीईओ बन गए हैं एयरटेल इंडिया के लिए शाश्वत शर्मा। इसी तरह से कुछ दिन पहले इंडिया का जो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस होता है इसके लिए भी नए एमडी और सीईओ बने हैं और इनका नाम है मिस्टर अजय कुमार शुक्ला। तो ये भी आपका रिसेंट अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है कि इंडिया का जो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस है उसके नए एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं। इनका नाम है मिस्टर अजय कुमार शुक्ला। क्वेश्चन नंबर 11 है 2025 के WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है। 2025 का WTA प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बन गई हैं। ये अवार्ड किसको दिया गया। आंसर है आर्याना साबालेंका को। कौन से देश के लिए खेलती हैं। ये बेलारूस की प्लेयर है। ठीक है, तो बेलारूस की टेनिस स्टार है आर्याना साबालेंका। इन्होंने 2025 का WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीत लिया है। ये लगातार दूसरा वर्ष है जब उन्होंने ये प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर डी ऑप्शन आर्याना साबालेंका। नाओमी ओसाका है ऑप्शन में। ये कौन से देश के लिए खेलती हैं। ये जापान से हैं। इगा स्वियातेक जो है ये पोलैंड देश के लिए खेलती हैं और यहाँ पर विक्टोरिया एम्बोको ये कौन से देश से बिलोंग करती हैं। कनाडा से हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। ग्लोबल बैंकिंग दिग्गज जेपी मॉर्गन ने किस शहर में एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने की घोषणा करी है। तो जेपी मॉर्गन ने अनाउंस कर दिया है कि ये अपना एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर इस्टेब्लिश करने वाले हैं। कहाँ पर। मुंबई शहर में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जेपी मॉर्गन ने मुंबई के पवई क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने की अनाउंसमेंट कर दी है। ये 2 मिलियन वर्ग फुट का उद्देश्य निर्मित केंद्र है जो 30,000 कर्मचारियों को समायोजित करेगा और 2029 तक चरणबद्ध रूप से पूरा होगा। ठीक है, तो जेपी मॉर्गन अपना एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर डाल रहे हैं मुंबई शहर में। मुंबई और किस वजह से न्यूज़ में आया था 2025 में, तो हमने पढ़ा था टाइम आउट सिटी लाइफ इंडेक्स। ठीक है, और इनके मुताबिक जो मुंबई शहर है ये एशिया की हैप्पीएस्ट सिटी साबित हुई थी। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि टाइम आउट सिटी लाइफ इंडेक्स के हिसाब से इन हैप्पीएस्ट सिटी कौन सी है एशिया की, तो ये है मुंबई। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टॉप 12 करंट अफेयर्स आज के। आई रियली होप कि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। और चलिए अब हम टेस्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट में हमेशा की तरह हम आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं 3 क्वेश्चंस का, ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें और ये समझ सकें कि आपने कितना पढ़ा है, कितना समझा है। आज का पहला प्रश्न है आपके लिए, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय के नए प्रमुख कौन बन गए हैं। दूसरा प्रश्न है, वर्ष 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। और तीसरा प्रश्न है, दिसंबर 2025 में किस चिड़ियाघर ने दक्षिण अफ्रीका से 8 काले सिर वाले कैपुचिन बंदर आयात किए हैं। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जो जवाब है वो आपको कॉमेंट सेक्शन में जाके लिखना है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी क्लास यहाँ पर वाइंड अप होती है। आई रियली होप कि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा कोई भी अगर आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। तो इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, जीके जीएस की ई बुक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं।
और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।